Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of NTA NET JRF September 2020 एग्जाम एनालिसिस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे गए हैं अभी नेट एग्जाम में पेपर 1 के अंदर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jain-namita। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फेसबुक पेज फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन IT Act 2020 विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म के लिए कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेटेड है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 65 जैसे होता है वो होता है पनिशमेंट फॉर द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स। आपने कोई भी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़छाड़ करी उसके लिए 65 होता है। 66E होता है प्राइवेसी आपने वॉयलेट करी है उसके लिए। 66F होता है पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर ये है पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। देन वी हैव 66D आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। 66C कंप्यूटर का कोई भी रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस चुराया आपने तो उसके लिए 66C। देन वी हैव 67F ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स के लिए। तो ये हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यही पूछा है विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 66F। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द न्यू नेम। और ये फॉर्म कब हुई थी। ये फॉर्म हुई थी 29 जुलाई 2020 को, जिसने रिप्लेस किया है MHRD को। और इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं द हेडक्वार्टर्स वाज एट न्यू दिल्ली। ओके और एनुअल बजट पास हुआ था 99,312 करोड़ का। ओके और ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और इसकी जो वेबसाइट है वो है mhrd.gov.in। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द WWF इंडिया फॉर एनवायरमेंटल नेशनल प्रोग्राम। तो अगर हम इसके लिए देखें तो हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है इसके वो है 5 टाइम वर्ल्ड क्लास चैंपियन दैट इज विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद ने ज्वाइन किया है WWF को इंडिया एज अ एम्बेसडर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। और WWF अभी सेलिब्रेट कर रहा है 50 years ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया एंड इट इज़ डिलाइटेड टू सी आनंद एज ए सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ स्टैटिक क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं वो हैं कुमारगुप्त वन। ओके तो कुमारगुप्त वन इज द फाउंडर फॉर द ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। और अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे तो इट वॉज डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर है और इसे इंक्लूड किया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। तो आपको कुछ स्टैटिक चीज़ें याद करनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो है ये है कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी इज ट्रीटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016। ओके तो ये चीज़ एक हो जाएगी। दूसरी चीज़ इसके लिए कि जो नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट है वो इंक्लूड कर दी गई है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट इज इंक्लूडेड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फ्रॉम 2009 राइट। एंड ये सब हुआ है बाय द हेल्प ऑफ 40th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। 40th वर्ल्ड। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो अब आपको आगे ये क्वेश्चन भी
पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं आगे आने वालों में, बट सिमिलर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा। तो जो आपका स्वयं प्रभा है उसके अंदर कितने चैनल्स हैं। तो जब हम बात करेंगे स्वयं प्रभा की, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी चैनल्स, इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड नाउ इट इज़ 34 चैनल्स। 34 चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के अंदर, और ये किसके लिए डिवोटेड हैं, टू टेलीकास्ट द हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस पे आपको एजुकेशन प्रोग्राम्स मिलेंगे, और ये यूज़ करेगा GSAT-15 सैटेलाइट को, और हर दिन यहाँ पे नया कंटेंट आपको मिलता है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, और वो कंटेंट रिपीट होता है 5 मोर टाइम्स एक डे में, एंड इट अलाउज द स्टूडेंट टू चूज़ द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। और ये जो चैनल्स हैं ये अपलिंक्ड हैं फ्रॉम गांधीनगर, एंड द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS, ओके, एंड द इन्फ्लिपनेट सेंटर मेंटेन्स इट्स वेब पोर्टल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं स्वयं प्रभा की तब। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो आपको ये नंबर दिए हैं 6, 14, 36, 98, और पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या है। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमने क्या किया, 6 के लिए मैंने सपोज लिखा 1 + 2 + 3, 14 के लिए लिखा है मैंने 1² + 2² + 3², कितना होता है 9 + 4, 13 + 1 14, ये 14 हो जाएगा, ये हो गया 6। 36 के लिए 1³ + 2³ + 3³ = 36। 98 के लिए क्या लिखेंगे, 1 to the power 4 + 2 to the power 4 + 3 to the power 4, वो हो जाएगा 98। अब आप आराम से निकाल सकते हो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 1 to the power 5 + 2 to the power 5 + 3 to the power 5, तो ये हो जाएगा 276। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा आपका 276। सो 276 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MRAM, हमेशा पूछते हैं SRAM DRAM तक, इस बार पूछा है MRAM। तो MRAM किस तरह की मेमोरी है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल और व्हाट। तो देखिए जो MRAM है इसका फुल फॉर्म होता है, इस बार नहीं पूछा है, अगले पेपर्स में पूछ सकते हैं। MRAM का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, और इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक रैम। एक ही बात है, आप दोनों में से कुछ भी इसे बोल सकते हैं। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब जो आपकी दूसरी रैम्स होती हैं SRAM और DRAM, वो यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस टू स्टोर द डेटा, और एडवांटेज MRAM की ये है कि ये रिटेन करती है डेटा, अगर पावर टर्न ऑफ हो जाता है तो भी डेटा इसके अंदर रहता है, और ये यूज़ करती है मैग्नेटिक चार्जेस इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा, सो इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो करेक्ट आंसर है इसका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द वर्कशॉप ऑन इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज। इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज। तो देखिए इसके लिए जो आपका नेशनल वाटर मिशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ था एज एन इनॉग्रल सेशन ऑफ द वर्कशॉप फॉर दिस, और कहाँ हुआ था ये ऑर्गेनाइज, ये हुआ था न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। अभी तक ये पूछा है कि ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, ये पूछ सकते हैं नेक्स्ट कि इसका इनिशिएटिव, इसका जो एग्जैक्टली जो इसकी टैग लाइन थी वो क्या थी। तो वो इसकी जो टैग लाइन थी वो थी हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, दिस इज द टैग लाइन। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अभी पूछा है सिटी कहाँ पे हुआ था, अब ये पूछा जा सकता है कि इसका टैगलाइन या इसका इनिशिएटिव जो था वो क्या था, तो दैट इज हर काम देश के नाम। नेक्स्ट इज विच सैटेलाइट चैनल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय IGNOU फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, एकलव्य, राजश्री, ज्ञान दर्शन एंड ऑल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एकलव्य चैनल। एकलव्य चैनल इज डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन जॉइंट इनिशिएटिव, और ये किसके बीच में है, IIT और IGNOU के बीच में जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 26 जनवरी 2003 को। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग द ऑडियंस लाइक द जो एक्चुअल IIT क्लासरूम्स हैं वो एक्चुअल क्लासरूम्स आपको वर्चुअली आप देखने हैं,
लाइक कैसे पढ़ाई होती है एंड हाउ यू आर स्टडिंग ओवर देयर, सो लाइक दिस द वेरियस थिंग्स। और ये डेडिकेटेड है टेक्निकल एजुकेशन को। अब जो हमारे ज्ञान दर्शन ट्रांसमिशंस हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर कंट्री। तो जो एक था हमारे पास में ज्ञान दर्शन 1, वो बेस्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स के लिए था, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यूथ्स, फॉर होम मेकर्स, फॉर एडल्ट्स, उन सब के लिए था ज्ञान दर्शन 1। फिर आया ज्ञान दर्शन 2, तो ये किसके लिए था, फॉर इंटरैक्टिव डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ज्ञान दर्शन 2 जो था दैट वाज वेरी मच बेनिफिशियल। तो जो भी लोग थे व्यूअर्स वो डायरेक्टली देख सकते थे, एक्सेस कर सकते थे एक्सपर्ट्स को इन स्टूडियो ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रोग्राम। और जो आपका ज्ञान दर्शन 3 है, मतलब जिसको हम बोलेंगे एकलव्य है, this is a technology channel which is dedicated to technical education telecasting programs which is being generated at various IITs। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि which channel has been launched by IGNOU। तो IIT और IGNOU के कोलैबोरेशन में we have the एकलव्य चैनल। तो एकलव्य चैनल is the correct answer for this। Next is A is the sister of B, F is daughter of G, C is mother of B। तो अगर हम ऐसे देखेंगे A सिस्टर है B की और F डॉटर है G की, C मदर है B की, C इज़ द मदर ऑफ B, D फादर है C के, D इज़ द फादर ऑफ C, E इज़ द मदर ऑफ D, E इज़ द मदर ऑफ D। तो A और D कैसे रिलेटेड हैं, तो A और D अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है, दिस इज़ द ग्रैंड डॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विच इज़ ग्रैंड डॉटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड व्हाट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्रोनेमिक्स, सेमियोटिक्स, पैरालैंग्वेज और काइनेसिक्स। आंसर देने से पहले हमको पता होना चाहिए इन सब की मीनिंग्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूंगी क्रोनेमिक्स की, इट इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ टाइम। तो टाइम का जो यूज़ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वो सब चीज़ें किस में आएंगी, दैट ऑल विल कम इन द क्रोनेमिक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी आपके क्रोनेमिक्स के अंदर। क्रोनेमिक्स के बाद में जो और इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि टाइम परसेप्शंस, जैसे आप बोलोगे पंक्चुअलिटी, विलिंगनेस टू वेट, इंटरैक्शंस, डेली लाइफस्टाइल्स, डेली एजेंडाज, स्पीड ऑफ द स्पीच, मूवमेंट्स, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर इन द क्रोनेमिक्स। तो मेरे ख्याल से टाइम से जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। सेमियोटिक्स होता है स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, कोई साइन अंडरस्टैंड करना, जैसे हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ में, उसे हम कहते हैं सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स के बाद में हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो है पैरालैंग्वेज। तो देखिए पैरालैंग्वेज क्या होता है, ये आपका एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे आपकी टोन, आपका पिच, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, पिच आपकी वॉइस की, और नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे टोन ऑफ वॉइस, लाफ्टर, समटाइम्स जेस्चर्स, फेस के एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आती है पैरालैंग्वेज के अंदर। और जब हम बात करेंगे काइनेसिक्स की, तो काइनेसिक्स बेसिकली इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉडी मोशन कम्युनिकेशन, जैसे आपके फेस के एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आपका नॉन वर्बल बिहेवियर विच इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और द होल बॉडी। तो मैंने आपको चारों टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए। अब इन चारों टर्म्स में जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा क्रोनेमिक्स, क्योंकि क्रोनेमिक्स क्या होता है, विच इज़ डीलिंग विद पंक्चुअलिटी, interactions, daily agendas, speed of speech, movements and everything. So correct answer is your chronomics. The next question is, when did UNESCO declare Takshila as World Heritage Site? तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि तक्षशिला के लिए अब हम देखेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कब किया था 2016 में, और तक्षशिला को कब डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो तक्षशिला को जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1980 के अंदर। तो 1980 में डिक्लेयर किया था तक्षशिला को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। तो दिस इज बीन डिक्लेयर्ड एट दैट टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूसा। रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो रूसा का फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज द एग्जैक्टली फुल फॉर्म ऑफ रूसा, और ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच वॉज लॉन्च्ड इन 2013 and it aims in providing strategic funding for the state higher education institutions। जो भी आपके स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको फंडिंग करने के लिए ये आया है रूसा, और लॉन्च हुआ था 2013 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट विल बी द नेक्स्ट 2, 10, 26 एंड 50, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 2, 10, 26, 50, नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है। 2 और 10 का डिफरेंस देखो कितना है 8, 10 और 26 का डिफरेंस 16, उसके बाद में 26 और 50 का डिफरेंस 24। अगर मैं और डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा? तो 8, 16, 24 और 32 आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैंने 32 तक का भी डिफरेंस निकाल लिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 82। ठीक है, तो 82 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 82। नेक्स्ट इज लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय। लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय व्हाट? तो सी लिसनिंग इज अफेक्टेड बाय, अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ बोल देंगे जो सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बोल देंगे, या फिर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, तो सभी चीज़ों से क्या होता है? आपकी लिसनिंग डेफिनेटली बैडली अफेक्ट होती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? तो देखिए इसके लिए हम बात करेंगे, पहले हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं। वन इज इम्पर्सनल, इर्रेशनल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो like spoken or the verbal communication includes face to face communication, then television, radio and the other medias. non verbal communication में क्या आएगा? जैसे मैंने ये बोला है कि non verbal communication आएगा में आएगा how we dress, how we act, how we stand, everything comes in the non verbal communication. तो हम बोलेंगे कि इस तरह का कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन जो किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑन सोशल रूल्स, जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या पोटेंशियल कस्टमर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल और सुपरफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। और इररेशनल विच इज़ रिलेटेड विद द एंग्री, यू आर एंग्री एंड सच काइंड ऑफ द थिंग्स। सो और एक और होता है आपके पास में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल वो होता है जो दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन होता है व्हेन दे आर इन रिलेशनशिप विद वन अनदर और लाइक दिस, तो वो होता है आपका इंटरपर्सनल। अब यहाँ पूछा है एटीट्यूड, एक्शन और अपीयरेंसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम, तो वो किस में आएगा? डेफिनेटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 1, 4, 27, 16, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो अगर हम इसका नेक्स्ट नंबर निकालना चाहें तो देखो 1, 4, 27, 16, डैश 36, 343 एंड डैश। तो ये हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, दिस इज 6 स्क्वायर, दिस इज 7 क्यूब एंड दिस इज 8 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज 16, 5 क्यूब इज 125 एंड 8 स्क्वायर इज 64. तो 125 and 64 is the correct answer for this. Next is the essence of effective classroom environment is. The essence of effective classroom environment is. तो it is a variety of teaching aids. बहुत सारा टीचिंग पढ़ाने के लिए आपके पास है, लाइक डिजिटल बोर्ड्स हैं, अच्छे से पेन्स हैं एंड प्रोजेक्टर है। तो वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स शुड बी देयर डेफिनेटली। लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन, आपस में स्टूडेंट और टीचर इंटरैक्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सो देयर इज नो वन स्टूडेंट हु कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए टीचर, दैट इज पिन ड्रॉप साइलेंस और द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट वो होगा जहाँ पे अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है जब टीचर ने पढ़ाया, तो द स्टूडेंट इज एबल टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर एंड दैट इज लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन। Next is which state has highest number of seats in Lok Sabha? Which state has highest number of seats in the Lok Sabha? तो जो highest number of seats हैं, अगर हम बोलेंगे सबसे बड़ा एरिया कहाँ का है, सबसे बड़ा एरिया तो है राजस्थान का। पहले था मध्य प्रदेश का, पर जब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया है तब से जो हाईएस्ट सबसे बड़ा एरिया है वो है राजस्थान का। पर जो मैक्सिमम सीट्स हैं, मैक्सिमम सीट्स किस स्टेट में है, ये पूछा है किस स्टेट में है, तो वो है आपके यूपी के अंदर और यूपी में है 80 सीट्स। अब देखो आपको ये भी पूछ सकते हैं विच सेकंड स्टेट है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो हैं आपकी महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र में है 48 सीट्स। और अगर यूनियन टेरिटरी के लिए पूछते हैं तो इट इज़ नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली विच हैज़ 7 सीट्स।
यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम सीट्स की तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज 80 सीट्स। नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज पर्सनल एडजस्टमेंट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस और प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो जो बहुत अप्रोप्रिएट पर्पस है, हम पढ़ते क्यों हैं, हम समझते क्यों हैं, हम लर्न क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो भी बिहेवियर है उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTH सर्विस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, DTH सर्विस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो कब हुआ था? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2003। और जब स्टार्टिंग में इसके लिए अगर जब बात चली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दी थी रिसेप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन सिग्नल्स की नवंबर 2000 के अंदर। यहाँ तो क्या मिली थी आपको, परमिशन मिली थी। फिर जो पहला DTH सर्विस था कंट्री में वो लॉन्च हुआ था बाय डिश टीवी ऑन 2 अक्टूबर 2003, बट फाइनली इट वॉज लॉन्च बाय पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इन दिसंबर 2004। दिसंबर 2004। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिसंबर 2004। फाइंड आउट द नंबर इन द सीरीज। ये आपके सामने एक नंबर है 4, 9, 17, 35-139। आपको इसको देखना है कैसे हम इसे करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर है 4। अब मैंने लिखा 4 × 2 + 1 क्या बन जाएगा 9। फिर मैंने लिखा 9 × 2 - 1 तो 18 - 1 कितना हो जाएगा 17। फिर मैंने लिखा 17 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 35। फिर मैंने लिखा 35 × 2 - 1 कितना हो जाएगा 70, 70 - 1 69। और फिर मैंने लिखा 69 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 139। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा 69 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है मिसिंग नंबर की। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है, तो देखिए मिसिंग नंबर के लिए वी हैव 4/17। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इज टू 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 4x = 17 × 7। तो 4x = 17 × 7 होता है 119। x की वैल्यू आ जाएगी 119/4 एंड इट इज़ इक्वल टू 29.75। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 29.75। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशनल लेवल इज। टीचर का रोल क्या होता है हायर एजुकेशन लेवल में, तो टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हायर एजुकेशन लेवल में वो होता है नो एनी काइंड ऑफ स्पून फीडिंग, यू आर जस्ट गिविंग द असाइनमेंट्स, यू आर गिविंग द सेमिनार्स टू द स्टूडेंट्स। तो कहने का टोटल मतलब ये है कि इट इज़ प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स खुद से चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, खुद से टॉपिक्स को समझ रहे हैं एंड दे आर एबल टू परफॉर्म द टास्क। तो इट इज़ प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD। अगेन इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो DVD का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या आप बोल सकते हो डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर यहाँ दोनों ऑप्शन नहीं है अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता, तो आप इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोल सकते हो या हम इसको बोल सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। V स्टैंड्स फॉर एनीथिंग। तो ये आपका डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है जो इन्वेंट हुआ था और डेवलप हुआ था 1995 के अंदर, रिलीज हुआ है 1996 में एंड दिस मीडियम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा। और ये जो डिजिटल डेटा होता है ये वाइडली यूज्ड होता है सॉफ्टवेयर्स के लिए या कंप्यूटर फाइल्स को स्टोर करने के लिए या वीडियो प्रोग्राम्स जो हम देखते हैं यूजिंग DVD प्लेयर्स, राइट। और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 4.7 GB फॉर अ सिंगल लेयर्ड सिंगल साइडेड डिस्क और 8.5 GB फॉर अ डुअल लेयर्ड सिंगल साइडेड डिस्क। तो एक बार आपके लिए लिख देती हूँ 4.7 GB किसके लिए कैपेसिटी होती है, जब होती है ये हमारे पास में सिंगल लेयर्ड सिंगल साइडेड डिस्क, ओके। और जब होती है ये डबल लेयर्ड डिस्क तो इसके लिए हो जाएगा 8.5 GB। दिस इज फॉर द डुअल लेयर्ड एंड सिंगल साइडेड डिस्क। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बिकॉज जो अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पूछी जाती है पर उसके रिलेवेंट, उसके आसपास की डिटेल्स भी हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।